हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 पेपर 1 का सेक्शन 2 बचे हुए क्वेश्चन। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं पहले बता दूं कि ये जो चैनल है यहाँ पे क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के जेई के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे ही तुम चैनल के होम पेज पे जाओगे और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा अपलोड्स। अपलोड्स में क्या होता है, जो भी नए वीडियो आते हैं वो तुम्हें दिखते रहेंगे। उसके और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो बेसिकली अगर तुम जेई मेन या फिर जेई एडवांस की तैयारी करते हो तो तुम यहाँ पे आके आराम से अलग अलग प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेंगे, जिसमें कि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए गए होंगे। अलॉन्ग विद डैट जेई एडवांस लेट्स क्रैक जेई मेन में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उस पर सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसी तरीके से यहाँ चॉकलेट प्रॉब्लम में भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, टफ लेवल के, जेई एडवांस लेवल के। हर वीडियो में एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। उसी तरीके से और भी नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई, जिसमें कि क्लास 8th 9th एंड 10th के बच्चे पढ़ पाएंगे। क्लास 8th के बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन 9th 10th के बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ये उनको क्लास 9th एंड 10th में उनके स्कूल के सिलेबस में भी हेल्प करेगा, क्लास 10th के बोर्ड में भी हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद डैट हमने बहुत सारे चैप्टर ऐसे इंक्लूड किए हैं, बेसिकली हमने सारे ही चैप्टर इंक्लूड किए हैं जो कि जेई एडवांस में है। तो अगर तुम्हें चैप्टर्स के लिस्ट देखने हैं तो तुम सबसे पहला ये वाला वीडियो देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा फाउंडेशन बिल्डर में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया है अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 passes through the point 1, 3, then the solution curve intersect this like this। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये। तो देखो सिंपल सी बात तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x आएगा, उसमें एक कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट। उस इंटीग्रल कांस्टेंट को निकालने के लिए उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो कर्व आएगा तुम्हारा, दैट कर्व इज पासिंग थ्रू 1, 3। तो बेसिकली 1, 3 से पास कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज करके तुम क्या निकाल लोगे, वो वाला कांस्टेंट। जैसे ही तुम्हारे पास कर्व आ जाएगा उसके बाद तुम्हें देखना है कि क्या वो कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के साथ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या फिर डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री दी होल स्क्वायर। तो बेसिकली सबसे पहला टास्क इस क्वेश्चन में यही है कि भाई तुम किसी भी तरीके से क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो। डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को तुम्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये जो इतना लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है यही इस क्वेश्चन को टफ बना रहा है। इसको जिसने सिंप्लीफाई कर लिया उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, और जिसने सिंप्लीफाई नहीं किया उसके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम फंसते चले जाओगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म है, 4x का टर्म है, x एक y के साथ है, y के साथ वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई ये सारे टर्म्स होते तब तो हम लोग एक्स वाई में लेते, लेकिन यहाँ पे 2xy भी नहीं है तो इसको तो हटा ही दिया। तो मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, इधर 4x दिख रहा होगा, एंड एक कांस्टेंट है जो कि 4 है। इन तीनों को देखते ही बच्चे को तो कम से कम इतना क्लिक में आना चाहिए कि यार ये तो x प्लस टू दी होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज बेसिकली x प्लस टू दी होल स्क्वायर। अभी बाकी के बचे हुए टर्म्स में भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 2y है, तो दोनों में कॉमन क्या है, y। ब्रैकेट के अंदर क्या गया, x प्लस टू। ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन बार बार मुझे x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू यूज़ करना पड़ेगा। सिंस मुझे बार बार x प्लस टू यूज़ ना करना पड़े उसके लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ कि x प्लस टू को कुछ देर के लिए p मान लूँ। इससे क्या हो जाएगा, dx डायरेक्टली डी के बराबर आ जाएगा। तो उससे कोई dx में कोई चेंज भी नहीं है, dx की जगह डी आ गया, एंड x प्लस टू बार बार ना लिखने से अच्छा मैं p लिखूँगा।
तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस वाई पी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया, डेट इज एक्स प्लस टू के जगह पी ले लिया। अब इससे तुम्हें ये इक्वेशन दिखेगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे होमोजीनियस इक्वेशन है, मुझे थोड़ा बहुत ऐसे दिखा कि p का पावर 2, y का पावर 2, y इंटू पी, इसका डिग्री 2, तो ओवरऑल हर टर्म्स का डिग्री कितना है, 2 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देख लेते हैं डी वाई बाई डी पी कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वाई पी। अच्छा, सबको पता होगा होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू, अगर सपोज डी वाई बाई डी एक्स ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं, y अपॉन एक्स को कुछ लेते हैं, y अपॉन एक्स को v लेते हैं, डेट इज y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं। उसके लिए y अपॉन एक्स क्रिएट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ x का रोल कौन निभा रहा है, p निभा रहा है। x बेसिकली तुम x को इनडायरेक्टली p के तरह देखो या फिर p को इनडायरेक्टली x के तरह देखो, तो y अपॉन x को v मानते हैं, तो यहाँ पे y अपॉन p को v मानेंगे कुछ देर के लिए। y अपॉन p को v मानने के लिए तुम्हें यहाँ दिखेगा y अपॉन p दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई अपॉन p लिखा हुआ है कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर, मैंने ये कैसे लाया, p स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहाँ से आई कैन से कि y अपॉन p को कुछ देर के लिए v ले लो, डेट इज y इज इक्वल टू वी पी। वाई इज इक्वल टू वी पी लोगे तो डी वाई बाई डी पी कितना आएगा वो देख लो। डी वाई बाई डी पी आएगा वी, पी का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस पी रहने दिया, वी का डिफ्रेंसिएशन डी वी अपॉन डी पी। अब यहाँ से आई कैन से डी वाई बाई डी पी को सब्सटीट्यूट करो, डी वाई बाई डी पी को सब्सटीट्यूट करो, वो आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस पी इंटू डी वी अपॉन डी पी। इसी तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से आई कैन से p इंटू डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए, 1 प्लस वी को कॉमन लिया जाए, तो यहाँ से आई कैन से दिस इज वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू पी इंटू डी वी अपॉन डी पी। तो ये तो वाई डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है, आई कैन से 1 अपॉन 1 प्लस वी अपॉन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी विथ नेगेटिव साइन। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करो कितना आएगा ये, तो बोलोगे सिंपल है भैया, इसको लिखो 1 अपॉन वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस एल एन पी। इसको आगे फर्दर देखो तो यू कैन से एल एन वी प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एल एन पी प्लस कुछ एक नया कांस्टेंट सी ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो। नाउ सिंस वी हमने किसको माना था, वी हमने माना था वाई बाई पी को। अच्छा, पी किसको माना था, एक्स प्लस 2 को। फिर से वी हमने किसको माना था, वाई बाई पी को। पी हमने किसको माना था, एक्स प्लस 2 को इज इक्वल टू माइनस एल एन। पी हमने किसको माना था, एक्स प्लस 2 को, एंड माइनस अंदर जाएगा तो एल एन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा प्लस कुछ कांस्टेंट। एंड ये वाला पास किससे कर रहा है, 1,3 से, मतलब x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 3, तो ये 3 अपॉन 3 आ जाएगा, ln 1 जो कि 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस y की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन 3 ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ln 1 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये तो भाई हाँ k इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस या फिर 1 प्लस ln 3, क्योंकि ये माइनस ln 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस ln 3, तो इसको ln 1 को ln e लिख सकते हैं, तो ये ln 3e लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब k की वैल्यू आ गई। तो देखते हैं ये पूरा का पूरा इक्वेशन अपना क्या आ गया, उसको देख लेते हैं। इसको मैं लिखूँगा ln y अपॉन एक्स प्लस 2, ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि बार बार सारे ऑप्शंस को चेक करना आसान रहेगा हमारे लिए। y अपॉन एक्स प्लस 2 ln के अंदर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ln 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस
ln 3 यही आएगा। देखो y अपन एक्स प्लस टू वाई अपन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ln 1 अपन एक्स प्लस टू प्लस के एंड के की वैल्यू ln 3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है तुम्हें डायरेक्टली देख के लग रहा होगा। सबसे पहले भाई हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना खतरनाक आ गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो हमें चेक करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को एग्जैक्टली एट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर एट 2 पॉइंट्स पे क्या। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक ये कर्व है एक ये कर्व है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली x प्लस टू पुट करो तो ये ln 1 आ जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। ln x प्लस टू अपन एक्स प्लस टू ln 1 0, ये भी x प्लस टू अपन एक्स प्लस टू तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ln 1 अपन एक्स प्लस टू प्लस ln 3। तो यहाँ से ये 0 आ गया ln 1 प्लस 1, तो ये बेसिकली LHS में 1 आ गया इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस टू विथ नेगेटिव साइन प्लस ln 3। तो यहाँ से आई कैन से कि ln x प्लस टू इज इक्वल टू आ गया ln 3 माइनस 1। अच्छा ln 3 माइनस 1 इज बेसिकली ln 3 है ना, e वाला ln ही कट जाएगा। ओके, सो ln x प्लस टू इज इक्वल टू ln 3, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1, सॉरी x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 आया सॉल्व करने पे, तो एक्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, सही बात है। तो बी वाला ऑप्शन अपने आप रॉन्ग हो गया क्योंकि इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट बोल रहा है बी वाला, तो बी वाला गलत। नाउ दे आर सेइंग इट इंटरसेक्ट्स एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर को, एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, यहाँ पे y की जगह एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर रखना पड़ेगा एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आगे सॉल्व कर लो फिर से। हाँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखना भैया, ये ln x प्लस टू बचेगा, वो x प्लस टू बचेगा इज इक्वल टू ln x प्लस टू विथ नेगेटिव साइन प्लस ln 3। तो यहाँ से आई कैन से कि सारे ln वाले को एक साइड रखते हैं, ln x प्लस टू की वैल्यू कितनी आ गई, ln 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 है ना। तो यहाँ से आई कैन से कि ln x प्लस टू की वैल्यू आ गई ln 3 -4 प्लस 1 इज -3 माइनस एक्स है ना। तो माइनस एक्स प्लस ln 3 -3, तो ठीक है ln 3 -3 इसको ln e, तो e क्यूब, तो यहाँ से आई कैन से दिस इज ln 3/e³, ठीक है ln 3/e³। ओके, इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं क्योंकि एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक लीनियर लॉगरिथमिक फंक्शन है। अभी बताओ अलजेब्रिक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, बताया जाता है। क्या करो, एक तरीका तो होता है ग्राफ ड्रॉ कर लो, सिंस ln x का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ln x प्लस टू का ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल टू -2 पे ये 0 जाने वाला है, अंदर वाला आर्ग्यूमेंट इसका, तो यहाँ से उठेगा एंड x इज इक्वल टू 0 पे ln 2 पॉजिटिव नंबर है तो ऐसा कुछ है ना ln 2। ओके, अभी इसका ग्राफ -x प्लस ln 3 अपन, तो x इज इक्वल टू 0 पे जब इसका ग्राफ होगा तो ln 3/e², ln 3/e³ है ना, 3/e³ या फिर ln 3 -3 है ये, ln 3 -3 एक नेगेटिव नंबर है ना, ln 3 -3 एक नेगेटिव नंबर है तो x इज इक्वल टू 0 डालने पे नेगेटिव एंड y इज इक्वल टू 0 डालने पे, y इज इक्वल टू 0 डालने पे x इज इक्वल, देखो हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू -x प्लस ln 3 -3, ठीक है। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 डाला y की वैल्यू आ गई ln 3 -3, जब y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी ln 3 -3, तो वो भी एक नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली जो भी हो, यहाँ 2 के इधर हो या उधर हो, मतलब ग्राफ बेसिकली ऑन एयर ऑफ स्केच ऐसा पास करेगा। दिस मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इसने बोला भी है इंटरसेक्ट। अभी देखो बच्चे यहाँ पे ही गड़बड़ करते हैं जेई में, उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा सॉल्व किया इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एक्स में कर रहे हैं एंड हमारा जो ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है
वो सिर्फ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड है, दिस मीन्स ये वाला क्वेश्चन तो अपने आप इंटरसेक्ट कर तो रहे हैं, लेकिन एक्स पॉजिटिव में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। दिस मीन्स ये गलत है। ठीक है, ओके। अभी अगला क्वेश्चन, अभी उन्होंने y की जगह x+3 दी होल स्क्वायर बोल दिया। ये और भी डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, y इज इक्वल टू x+3 दी होल स्क्वायर। ओके, तो ln x+3 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 प्लस x+3 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय x+2 इज इक्वल टू ln ऑफ x+2 विथ नेगेटिव साइन प्लस ln3। ओके, इसका हमें चेक करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे चेक करेंगे? इसमें कर सकते हैं ln x+3 दी होल स्क्वायर अपॉन x+2 प्लस x+3 दी होल स्क्वायर अपॉन x+2 प्लस ln x+2 माइनस ln3 इज इक्वल टू 0। बेसिकली देखो, एक तरीका ये होता है कि सारे अलजेब्रिक टर्म को एक साइड ले जाते हैं, लॉगरिथमिक टर्म को एक साइड, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा होगा, लॉगरिथमिक टर्म को एक साइड लाओगे तो ग्राफ बनाना यार उतना आसान नहीं है। ठीक है, एक सेकंड के लिए करते भी है। तो इसका x+2 इसके x+2 से कटेगा, ये अल्टीमेटली आएगा ln x+3 दी होल स्क्वायर, जो कि 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस x+3 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+2 माइनस ln3 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया। इसका ग्राफ बनाना तो ईजी है, लेकिन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के तो बना ही लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 इंटू ln x+3 इज इक्वल टू ln3 माइनस x+3 दी होल स्क्वायर अपॉन x+2। ओके, सिंपल। तो ये आ गया 2 टाइम्स ln x+3 इज इक्वल टू, इसका ग्राफ तो बना लेंगे सिंस मुझे इसका ग्राफ देखना है। ये है क्या? क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का ऐसे तो ग्राफ बनेगा नहीं, हमें थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स ये सब निकालना पड़ेगा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है नहीं है, सब कुछ देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ln x+3 का ग्राफ तो तब तक बन चुका है यहाँ पे डायरेक्टली, बहुत ईजी है कि -3 से उठेगा एंड x इज इक्वल टू 0 पे 2 इंटू ln3 आएगा, डेट इज़ ln9। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा। लेकिन सिंस x, इस ग्राफ को एक बार रफ स्केच बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करो इसको। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे x+2 आ गया डिफ्रेंशिएशन, इसका होल स्क्वायर, फिर x+2 को जैसे का तैसा रहने दिया, डिफ्रेंशिएशन क्या उसका 2 इंटू x+3 इंटू 1 माइनस किया, फिर x+3 दी होल स्क्वायर को जैसे का तैसा रहने दिया, x+2 का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया ओवरऑल विथ नेगेटिव साइन। तो x+3 दी होल स्क्वायर -2 टाइम्स x+2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाई x+2 दी होल स्क्वायर, ये है उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा x+3 दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर गया x+3 -2 टाइम्स x -2 टाइम्स 2 4 डिवाइड बाई x+2 दी होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली आ रहा है x+3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस कॉमन -x, ये -x -1 आया, माइनस कॉमन तो x+1 डिवाइड बाई x+2 दी होल स्क्वायर। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड x इज इक्वल टू 0 पे 9/2 ln3। तो ये आ गया ln3 प्लस 1 माइनस 9/2 डेट इज़ -7/2, ln3 -7/2। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है नेगेटिव नंबर है एंड ये डिक्रीजिंग भी है, तो और डिक्रीज ही करेगा आगे। जब डिक्रीज ही करेगा तो पीछे कहीं भी इंटरसेक्ट करे, x ग्रेटर देन 0 में तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये डज नॉट इंटरसेक्ट एंड ये सही बात है, इसने बोला भी है डज नॉट इंटरसेक्ट। तो देख लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 20 मिनट्स लगे, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिए। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पेपर का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ही टफ नहीं दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन टफ तो था ही, साथ में उन्होंने 4 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाए। इतने क्वेश्चन तो पैराग्राफ में भी सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है,
तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रिलेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से इजी है, ठीक है। देखो क्या है, एक फंक्शन है रियल टू रियल, दूसरा फंक्शन है रियल टू रियल, सारे फंक्शन रियल टू रियल है और सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन में। अब उन्होंने एक फंक्शन एफ एक्स दे भी दिया जो कि एक क्यूबिक फंक्शन है, एंड क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता ही है, ठीक है। ओके, अब उन्होंने एक और रिलेशन दी है, डेट इज जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सॉल्व होगा बस, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन में एच 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 का चल रहा है बात। तो उन्होंने एच के लिए भी एक रिलेशन दिया है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर कोई पैतरा लगा के मैं यहाँ से एच एक्स से निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो मुझे एफ एक्स पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो एच एक्स इन टर्म्स ऑफ अगर एफ एक्स निकाल लूँगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, ना कि मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना। क्योंकि अगर सोचो एच डैश निकालना हो मुझे और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने चले जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है मुझे, ठीक है। चेन रूल लगेगा, एच डैश आएगा, जी डैश आएगा, फिर उसके अंदर का जी डैश आएगा, तो इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भैया सिंस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मतलब क्या है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, हमेशा डिफाइंड है, कोई भी टेंशन नहीं है, कहीं भी किसी को पुट करो कंपोजिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दिस मीन्स हम लोग यहाँ x के जगह पुट x इज इक्वल टू एफ एक्स डाल देते हैं, तो ये आगे एच जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ये दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है जी ऑफ एफ एक्स मुझे x है गिवन, तो यहाँ मैं अगर x के जगह एफ एक्स भी रख दूँ तो जी ऑफ एफ एक्स आएगा। जी ऑफ एफ एक्स को मैं सब्सटीट्यूट कर पाऊँगा x, क्योंकि उन्होंने दे दिया जी ऑफ एफ एक्स इज x। तो यहाँ से आई कैन से ये तो x है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एंड फिर से मुझे जी ऑफ एफ एक्स पता है, तो मैं फिर से x को एक बार एफ एक्स रख देता हूँ, तो ये आ गया एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। एंड जी ऑफ एफ एक्स तो मुझे पता है एक्स है, तो यहाँ से एच एक्स ही तो निकल गया, एच एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स। इनडायरेक्टली उन्होंने ये दे रखा था, ठीक है। तो मुझे जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पता है एंड एच एक्स इज इक्वल टू दिस पता है। अब मैं सारे ऑप्शन को सॉल्व कर सकता हूँ। पहला वाला ऑप्शन बोला है जी डैश टू का मतलब डिफ्रेंशिएट करो, जी डैश ऑफ एफ एक्स, चेन रूल लगेगा, फिर एफ डैश एक्स भी आएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आई कैन से डायरेक्टली जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, तो जी डैश कितना निकालना है मुझे, जी डैश 2 निकालना है। जी डैश 2 का मतलब क्या है, ये जो इनपुट होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, जी डैश 2 निकालने के लिए मुझे एफ एक्स को किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 2 से, तो जो एक्स आएगा उस एक्स पे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है। देखो क्या बोला मैंने बोला जी डैश के अंदर समथिंग है एंड 1 अपॉन एफ डैश एक्स है। अब मैं ऐसा जी डैश 2 बोला है तो मैं डायरेक्टली इसके जगह एक्स के जगह 2 नहीं डाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जी डैश के अंदर जो इनपुट है वो एक्स नहीं है। ऐसा होता जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, तो मैं बोलता पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली तुम बोलते यहाँ भी 2 डाल दिया, यहाँ भी 2 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है पता है, यहाँ पे बोला गया है जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मीन्स तुम्हें एफ एक्स के जगह पे 2 डालना है। जब एफ एक्स के जगह पे 2 डालोगे तो एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, वो एक्स तुम्हें यहाँ डालना है, ठीक है। ओके, तो आगे देखो अब। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स तो मुझे पता है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x 0 आ गया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 0 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3 कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस मीन्स जी डैश 2 इज 1 अपॉन एफ डैश 0। अच्छा, एफ डैश एक्स निकालो, ये एफ एक्स था हमारा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो तुम्हें क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3, एफ डैश 0 निकालना है, 3 निकालना है, 1 अपॉन 3, क्या 1 अपॉन 3 गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 था, उसको 2 से इक्वेट किया, x आ गया 0, x आ गया 0, तो यहाँ से आई कैन से एफ डैश 0, तो वो तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3,
और यहाँ तो जी डैश टू 1/15 है जो कि नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब एच डैश 1 पूछा है तो ये तो ईजी है, एच एक्स हमारे पास पता है एफ ऑफ एफ एक्स है, तो पहले डायरेक्टली एच ऑफ जीरो निकाल लो। एच ऑफ जीरो का मतलब ऑप्शन नंबर सी एफ ऑफ जीरो। अच्छा एफ ऑफ जीरो कितना है, डायरेक्टली जा लो एक्स को जीरो, टू आएगा, तो एफ ऑफ टू निकालना है, एफ ऑफ टू निकाल लो, 8 + 6 + 2 कितना आ गया 16, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अब उसके आगे देखना, एंड एच ऑफ जी ऑफ 3 पूछा है वो भी निकाल लेंगे, एच डैश निकाल लेते हैं पहले, एच डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एच डैश 1 निकालना है तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू 1 डालना है, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 1 डालना है तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1, तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 1 कितना आएगा 1 + 3 + 2 6 आएगा, तो एफ डैश ऑफ 6 इंटू एफ डैश ऑफ 1। अच्छा एफ डैश निकालोगे तो 3x² + 3 है, तो एफ डैश 1 निकालोगे, ये तो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश 1 निकालोगे तो वो कितना आएगा 3 + 3 6, एंड एफ डैश ऑफ 6 निकालोगे तो वो आएगा 36 × 3, 36 × 3 + 3, तो 3 कॉमन ले लिया, 36 + 1 आ गया 37, तो कैलकुलेट करो दो, बेसिकली ये आ गया 3 × 37 × 6, तो ये आ गया 18 × 37। ठीक है 18 × 37 ये तो 8, अच्छा 18 × 37 कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, 5 666 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया मेरा। ठीक है ऑप्शन बी ऑप्शन सी सही हो चुका है। अभी नेक्स्ट मुद्दा है एच ऑफ जी ऑफ 3 निकालना, एच ऑफ जी ऑफ 3 देखो निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एच ऑफ जी ऑफ 3 निकालना है तुम्हें, निकाल लो भैया। एच ऑफ जी ऑफ 3, अच्छा एच एक्स मुझे पता है, तो दिस इज बेसिकली एफ ऑफ जी ऑफ 3, एक्स के जगह क्या डाल दिया मैंने, एक्स के जगह जी ऑफ 3 डालोगे, तो मैंने यहाँ भी एक्स के जगह जी ऑफ 3 डाला, तो एफ ऑफ जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 का मतलब तो हमें पता है, जी ऑफ 3 का मतलब जी ऑफ जब एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो जी ऑफ 3 का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 डालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब x³ + 3x + 2 इज इक्वल टू 3, डेट इज x³ + 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट निकालना पड़ेगा -8, या तो यहाँ से x निकालो, या तो एक और दिमाग लगा सकते हैं कि हमने जब एच एक्स निकाला था वो मैंने हटा दिया, शिट एक सेकेंड, हटा दिया क्या, ओके हटा दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। देखो हमने जब इसको सॉल्व किया था एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स रखा था, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एक्स आया था एंड वो एफ एक्स के बराबर आया था, तो मुझे एच ऑफ जी ऑफ 3 निकालना है, दिस मीन्स एफ ऑफ 3 निकालना है मुझे, तो वो तो 27 + 9 + 2 आएगा, है ना। ठीक है ये तो 11 + 27 38 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, 36 नहीं हो सकता है, दिस मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, लेकिन इतना भी इजी इसको भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला दिमाग लगाना पड़ता, यहाँ पे बच्चे फंसते, यहाँ से इन्हें ये क्लिक नहीं करता कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, मतलब एच एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो एक क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बोला गया द सर्कल C1 x² + y² इज इक्वल टू 3, हमारे पास एक सर्कल है बहुत ही प्यारा सा, वो तो हम लोग बना भी सकते हैं, डायरेक्टली हमें दिख रहा होगा। ठीक है सेंटर कहाँ पे है 0,0 पे, रेडियस कितना है √3, एक सर्कल कुछ इस टाइप का गिवन है। ओके
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ये सर्कल है, दिस इज कॉल्ड C1। मान लेते हैं ये कुछ देर के लिए ये C1 है। बोला कि भाई सेंटर एट ओ, उन्होंने बता भी दिया सेंटर एट ओ, ठीक है, इसको ओ मान लिया। इंटरसेक्ट द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप 4ay टाइप है, दिस मीन्स ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y का। ये पैराबोला इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट पी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है ना, इसको इन्होंने पी बोला, ठीक है। एक पॉइंट ओरिजिन है विच इज ओ, विच इज पी। पी तो हमारा निकल जाएगा, कैसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 2y डाल दिया, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? हाँ, बहुत ही आसानी से। y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3। सिंस हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट चाहिए तो y को 1 लेंगे, y को 1 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, √2 एंड y आ जाएगा 1। तो p का कोऑर्डिनेट पता है, o का भी कोऑर्डिनेट पता है, 0,0। आगे बढ़ते हैं। बोला गया लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1, ये जो C1 सर्कल है इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया एट पॉइंट P टचेज द अदर टू सर्कल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली भाई पहले P पॉइंट पे टेंजेंट तो ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये कुछ टेंजेंट होगा, ठीक है। अब बोला गया ये जो टेंजेंट है P पॉइंट पे, ये टच करता है दो अलग सर्कल को C2 एंड C3 को एट R2 एंड R3। मतलब बेसिकली और कोई सर्कल होगा, एक का नाम C2 एक का नाम C3, तो ये जो टच करेगा तो एक को R2 पे करेगा, इसको R3 पे करेगा, ठीक है। सपोज C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियाई 2√3। अब इन्होंने C2 C3 को इक्वल रेडियस दे दिया है एंड सेंटर्स Q2 एंड Q3। C2 का सेंटर है Q2, C3 का सेंटर है Q3 रेस्पेक्टिवली। इफ Q2 कॉमा Q3 लाई ऑन y एक्सिस। अब बोला गया जो सेंटर भी है y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो सिंपल सी बात सोचना, वो जो दो सर्कल होगा, वो जो दो सर्कल होगा वो ज़रूर अपोजिट साइड में होंगे इस टेंजेंट के। क्यों? क्योंकि अगर सेम साइड में हुए, सेम साइड में हुए तो उनका रेडियस सेम नहीं हो पाएगा। एक टच करेगा एंड दूसरा सर्कल फिर से इसको टच कर रहा है, जिसमें उसका रेडियस बड़ा है पहले वाले सर्कल से। ये समझ में आ रहा है? दिस मीन्स C2 एंड C3 जरूर अपोजिट साइड में है। मतलब अगर C2 इधर है तो C3 उधर कहीं है, ओके, जो भी है। एंड इन दोनों का सेंटर, एक का Q2 है तो एक का Q3 है कुछ, एंड रेडियस मुझे पता है, ओके। सिंस Q2 Q3 दोनों के दोनों y एक्सिस पे हैं तो इनका कोऑर्डिनेट जो होगा कुछ 0, टाइप होगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। कुछ देर के मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं Q2 कहीं इधर है, Q2 0, एंड इधर कहीं Q3 है, उसका भी कोऑर्डिनेट समथिंग है 0, ओके। अभी देखना, उन्होंने बोला Q2 Q3 इज इक्वल टू 12, R2 R3 इज इक्वल टू 4√6। बेसिकली सारे डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस तभी निकल पाएगा जब कोऑर्डिनेट निकल पाएगा। अब Q2 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं सोचो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंस मुझे इस रेड लाइन का इक्वेशन पता है, कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पे √2, 1 पे अगर टेंजेंट लिखना है तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब ये सोचना कि एक लाइन है जो कि √2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, एंड ये दो सर्कल को टच कर रही है, भले अपोजिट साइड में करे सेम साइड में करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो भी है मुझे इस सर्कल का सेंटर निकालना है, तो मुझे अगर इस सर्कल का सेंटर निकालना है चाहे उस सर्कल का सेंटर निकालना है और दोनों के दोनों वाई एक्सिस में, तो मैं इसको एज्यूम कर लूँगा 0, अब इस सेंटर को कैसे निकाल सकता हूँ, सिंस मुझे रेडियस भी पता है 2√3। इन्होंने बोला है ना रेडियस 2√3 के बराबर है। अब सोचो एक लाइन है जो कि टेंजेंट है इस सर्कल पे एंड उसका रेडियस 2√3 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना। तो तुम सिंपल सी बात, एक ही बात जानते हो इस पर कि भाई
सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो सर्कल के सेंटर से 0 प्लस अल्फ़ा माइनस 3 का मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2, 1 का होल स्क्वायर 1। ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा किसके बराबर? 2√3 के बराबर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी √3 है, 2√3 इंटू √3 अल्फ़ा माइनस 3 का मॉड इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक बार 9 आएगा, एंड अल्फ़ा माइनस 3 इज़ इक्वल टू -6, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो आए, एक -3 कॉमा 0 कॉमा -3, एक तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया कि 0 कॉमा -3 ये वाला पॉइंट रहा होगा, एंड 0,9 ये वाला पॉइंट रहा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग Q2 Q3 तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। Q2 Q3 डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस 9 एंड ये वाला डिस्टेंस 3, तो डायरेक्टली 12, ये आंसर सही है एकदम। R2 R3 पूछा है। R2 R3 क्या था? R2 R3 था कि भैया ये जो टेंजेंट है Q2 को टच कर रहा है कहीं R2 पे, एंड Q3 वाले सर्कल को टच कर रहा है कहीं R3 पे। ठीक है, तो R2 R3 बताओ। तो इसको मैं एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास दो सर्कल है। ठीक है, दोनों का सर्कल का रेडियस भी सेम है 2√3, इसका भी 2√3। सेंटर मुझे पता है, एक का 0,9, एक का 0,3, एंड यहाँ पे एक टेंजेंट है जो कि इस टाइप का है, कुछ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है डायरेक्टली। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एंड ये जो टच कर रहा है ये R2 पॉइंट है, ये जो टच कर रहा है ये R3 पॉइंट है। तो उन्होंने पूछा है R2 R3 का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो बता दो। ये Q2 गिवन है, ये Q3 गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना ईजी है, हमें डायरेक्टली पता होता है ये R2 है, ये R3 है। लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें पता होता है, कितना होता है? रूट अंडर C1 C2, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 दी होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2 दी होल स्क्वायर। तो जहाँ पे C1 C2 का मुझे पता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर तो मुझे पता है 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 2√3 इंटू 2 डायरेक्टली बोल दो तो 4√3। ठीक है, तो या फिर 2√3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4√6 उन्होंने बोला है, 4√6 आएगा क्या? रूट अंडर 144 माइनस ये आ गया 2√3 इंटू 2√3, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना आ रहा है देखो, 132। क्या 4√6 132 होता है? 16 इंटू 6 132 होता है? नहीं, 96 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग हो गया, R2 R3 नहीं आया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल OR2 R3। तो हमें डायरेक्टली डायग्राम में दिख रहा है R2 ये वाला पॉइंट है, R3 ये वाला पॉइंट है, डिस्टेंस मुझे पता है R2 R3 का, अभी तुरंत हमने निकाल लिया है, एंड O ये वाला पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं इसको बेस बोलता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, 0,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, 3 डिवाइड बाई √3 डेट इज़ √3। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिया ओरिजिन से, तो √3 डिस्टेंस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट √3 है, बेस है R2 R3 का डिस्टेंस तो अभी तुरंत निकाला, R2 R3 का डिस्टेंस रूट अंडर 132। ठीक है, ये आगे हाफ इंटू √3 इंटू रूट 132। इसको देखो, 132 को प्राइम फैक्टराइज करो, है ना, देखो 2 है ना, 2 इंटू 6 1 2 2 इंटू 6 2 इंटू 33 3 इंटू 11। ठीक है,
तो ये आ रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कट जाएगा इससे, ये 3√11 आ रहा है, यहाँ 6√2 गिवन है, कुछ तो गड़बड़ है। √11 कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने सही किया ना, C1 C2 दी होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 तो यहाँ इसका स्क्वायर कैसे कर दिया मैंने, 2 इंटू 2√3, ठीक है। तो ये आ गया 4√3, ओके। C1 C2 दी होल स्क्वायर मतलब दो डिस्टेंस के बीच का होल स्क्वायर, C1 C2 दी होल स्क्वायर डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालेंगे तो 9 + 3 12 ही तो आ रहा है, 12 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 दी होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 दी होल स्क्वायर। अच्छा, तो 2√3 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4√3 का होल स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो ये कितना आ रहा है देखो, 96 आ रहा है। ये तो 96 √96 है, जो कि वो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, वाह। 4√6 इज 96, नाइस। तो बी वाला भी ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब भी निकालना बहुत आसान, √3 इंटू √96 इज 4√6, तो कितना आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √2, तो √3 इंटू 6√2, एरिया 6√2 गिवन ही है, वाह। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही। अब पूछा गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ2Q3, PQ2Q3 मतलब ये वाला, तो इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हाइट, हाइट क्या होगा, पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज √2, तो ये तो 6√2 आना चाहिए, यहाँ 4√2 गिवन है, तो ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें कि पैराबोला भी दिया था, सर्कल भी दिया था, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एरिया निकलवाया, बहुत कुछ कैलकुलेट किया एक ही क्वेश्चन में। तो तुम्हें दिख रहा है लेवल ऑफ द क्वेश्चन जेईई एडवांस का, ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में वो सब कुछ पूछ ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सेक्शन 2 का। अब बोला गया है लेट RS बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 1, S इज द पॉइंट 1,0, ठीक है। मुझे तो ये सर्कल डायरेक्टली पता है, तो जब सर्कल डायरेक्टली पता होता है ना, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, तो एक बार ड्राइंग कर लो। एंड इस पॉइंट को उन्होंने कुछ देर के लिए S बोल दिया, S इज़ 1,0, ठीक है, वो पॉइंट भी मुझे पता था ऑलरेडी, सर्कल पे है। लेट P बी ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S, RS बी द डायमीटर, मतलब ऑब्वियस सी बात है R ये होगा -1,0, एंड P इज ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S ऑन दिस सर्कल, ठीक है, मान लेते हैं एक P पॉइंट है यहाँ पे, एंड टेंजेंट टू दिस सर्कल एट S पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड P पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। मीट एट द पॉइंट Q, ओके, ये वाला पॉइंट Q है। अब बोला गया है कि द नॉर्मल टू दिस सर्कल एट P, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर से पास करता है किसी भी सर्कल का नॉर्मल, ओके। नॉर्मल टू द पॉइंट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू द Q पैरेलल टू RS, ये लाइन, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये लाइन पैरेलल टू RS intersect at E, then the locus of the E passes through the point, बेसिकली E का लोकस निकालना है एंड वो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, पहले लोकस निकालना पड़ेगा, लोकस आ जाएगा तो चारों पॉइंट को सेटिस्फाई कर करके देख लेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है E पे। अब लोकस निकालने के लिए एक थंब रूल होता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ H, K एज्यूम करो, तो E का कोऑर्डिनेट मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, H, कुछ K है, ठीक है, एंड S, अच्छा Q का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट भी
देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा k, तो समथिंग कॉमा k रहने वाला है। एंड x कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1 होगा, है ना, x कोऑर्डिनेट 1 ही होगा, 1 कॉमा k है q। ओके, वो सब देख लिया जाएगा। पी पॉइंट मुझे नहीं पता है, पी पॉइंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, एंड सब कुछ डिपेंड कर रहा है पी पॉइंट पे ही। तो एक काम करते हैं, पी पॉइंट को कुछ देर के लिए सर्कल पे मान लेते हैं कॉस थीटा कामा साइन थीटा। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्यों एज्यूम किया जाता है, कुछ और क्यों नहीं एज्यूम किया? क्योंकि सर जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाता है, मतलब सब कुछ थीटा के फॉर्म में आ गया, एक ही अननोन वेरिएबल है। अगर सब अल्फ़ा कॉमा बीटा एज्यूम करोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, एंड लास्ट में हमें वो वाला कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड वही चीज़ को तो सेटिस्फाई कर रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सिंस पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, तो आई कैन से ये टेंजेंट मुझे पता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट करना है, इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट करना है एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ, तो वहाँ से क्यू पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो ये कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैन से y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैन से y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, k के बराबर, तो k इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट था h कॉमा k, ठीक है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट था h कॉमा k। तो अभी देखो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ई पॉइंट का भाई मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एच कॉमा के, मुझे एच पता चल जाए ना एच क्या है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एच निकालने के लिए मुझे ये नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है मुझे, तो नॉर्मल एक तो 0,0 से पास कर रहा है एंड साइन थीटा कॉस थीटा से पास कर रहा है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा माइनस 0 स्लोप इंटू एक्स, है ना। तो ये तो अपना y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, ये अपना नॉर्मल का इक्वेशन है। एंड नॉर्मल का इक्वेशन एंड ये वाला जो ब्लैक लाइन है इसका इक्वेशन मुझे पता है, दिस इज पैरेलल टू आर एस, तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, तो y इज इक्वल टू के लाइन है ये, ठीक है। y इज इक्वल टू के लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है, तो k इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन टेन थीटा। के को सिंप्लीफाई किया जाए क्या, ये है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड ये नीचे वाला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई साइन टेन थीटा बाई 2, तो ये आ गया टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई टेन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया एच। अभी देखो सिंपल हो गया, अब तो h इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 तो k है, k डिवाइड बाई टेन थीटा इज 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया एंड 2xy इज इक्वल टू, या फिर k से k काट भी दो तो ये डायरेक्टली 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x आ गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इसका लोकस है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ओके। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 पहला वाला, वाई स्क्वायर इज दिस, इसका स्क्वायर इज 1/3 प्लस 2/3, ये तो 1 है, ऑप्शन ए सही है। वाई स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 2/4, तो ये 3/4 आएगा, ये गलत हो गया। फिर ये वाला भी तो सही हो गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन सही है। एंड फिर ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। थोड़ा बहुत हमें एनालाइज करना था, उस पर हमें लोकस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी आज के जितने भी क्वेश्चन किए, सबसे ईजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से लास्ट वाला था, ठीक है। सबसे टफ मुझे लग रहा है सबसे पहला वाला था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा एक और सेक्शन बचा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर करेक्ट टाइप, वो अगले वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए
पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।